नमस्कार साथियों, मैं आबिद सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। बच्चों, मैंने आपको बताया था, सिलेबस में डिस्कशन की थी कि ज्योग्राफी को हम शुरू करेंगे जीके में सबसे पहले। और ज्योग्राफी का आज पहला टॉपिक आपके समक्ष, और जो बैच है आपको बच्चों नाम दिया है योद्धा। आप सभी योद्धा बनने वाले हो। इस योद्धा बैच में आपको योद्धा बनाया जाएगा। हर सब्जेक्ट आपको बड़ी डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं हम। तो बच्चों, आज हम चलेंगे जीके पर, और जीके की कौन सी ब्रांच पर? ज्योग्राफी पर। और ज्योग्राफी के पहले लेक्चर को देखेंगे, और लेक्चर का नाम है सोलर सिस्टम, सौर परिवार। बच्चों, सौर परिवार क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, इन बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक में। और आई होप, उम्मीद है, ये दावा पेश करता हूं कि आपके लिए बड़ी लाभकारी रहने वाली है। चलते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट्स साथ साथ में बनाने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर या पहली स्लाइड पर। स्टार क्या होता है बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे स्टार क्या है। तारा, जिसे आप तारा कहते हो, ये देखो तारे लगे हैं आपके समक्ष। ये तारा है क्या? किसे आप स्टार बोलोगे? अ स्टार इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। पहली बात, ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट एंड हीट, जिसकी बच्चों अपनी लाइट, लाइट मतलब क्या? प्रकाश, और हीट मतलब जिसकी गर्मी होगी, जिसके पास गर्मैश होगी, मतलब प्रकाश और गर्मी जिसके पास है, उसको हम स्टार कहेंगे। तो देखो, सबसे अगर मैं बात करूं स्टार क्या है, सन को देखो, सन एक स्टार है। क्यों? सन आपको लाइट देता है, यस देता है। सन आपको गर्मी भी देता है, यस गर्मी भी देता है। तो सन क्या हुआ? एक तारा हुआ। तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो आपको प्रकाश दे, जो गर्मी दे, वो स्टार है ना? तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आपने देख लिया द सन, द प्रोक्सिमा सेंचुरी। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। ये जो स्टार होते हैं गर्म क्यों होते हैं? क्यों हमें प्रकाश देते हैं? तो बच्चों, क्योंकि ये हॉट गैसेस से मिलकर बने, गर्म गैसों से मिलकर बने हैं। कौन कौन सी गर्म गैस? जैसे लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, प्लाज्मा, इन गैसेस से मिलकर बने होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कि बच्चों प्लेनेट क्या होते हैं, जिसे आप ग्रह बोलते हो। ये ग्रह क्या होते हैं? A planet is also a celestial body that orbits a star and has enough mass to be rounded by its own gravity। बच्चों, पहली बात ये, जैसे मैं बात करूं, एक प्लेनेट आपके समक्ष लिख रहा हूं, और एक तरफ मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं स्टार। स्टार के लिए मैंने बताया इसके पास अपनी लाइट होगी और अपनी हीट होगी। लेकिन प्लेनेट के पास ना ही अपनी लाइट होती है बच्चों, और ना ही अपनी हीट होती है। ये लाइट और हीट के लिए स्टार पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ इज अ प्लेनेट, और अर्थ के पास अपना प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश कब लेता है? जब सन निकलता है, जब सूर्य उगता है, तो अर्थ पे लाइट आती है, अर्थ पे गर्मी होती है। लेकिन अगर सन नहीं होता तो अर्थ के पास ना ही लाइट होती, ना ही गर्मी होती। तो प्लेनेट वो सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास ना ही अपनी लाइट होगी, ना ही हीट होगी। स्टार वो सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपनी लाइट और हीट होती है। एग्जांपल के तौर पर अगर प्लेनेट के बारे में बताऊं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको व्हाट इज द डिफरेंस जो रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार, कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये बात आपको क्लियर होती है। चलते आगे बच्चों, सौर परिवार को हम शुरू करने वाले हैं। सौर परिवार क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सौर परिवार जो सौर प्रणाली है, इसकी खोज की थी कोपरनिक्स ने। एमसीक्यू आपके लिए बच्चों, कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिक्स ने की। किसने की बच्चों? कोपरनिक्स ने की। अगर मैं बात करूं ग्रहों की गति का नियम, आपको पता है ग्रह जो है वो गति करते मतलब ये हमेशा सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। इस गति का नियम किसने दिया? किसने बताया कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं? ये लॉ देने वाला बच्चों कौन था? केपलर था। कौन था? केपलर। और आप पढ़े होंगे कि केपलर ने 3 लॉ दिए प्लेनेटरी मोशन के। ये प्लेनेटरी मोशन को हम पढ़ेंगे, केपलर के लॉ को भी देखेंगे। तो आई होप आपके लिए 2 एमसीक्यूज तो यही से बन के पहली स्लाइड पे आपको देखने को मिले। अब अगर मैं बात करूं कुछ आपके लिए कि कितने प्लेनेट आज के समय में है बच्चों? 8 प्लेनेट है। पहले कितने थे? 9 प्लेनेट थे। 2009 से एक प्लेनेट मतलब निकाल दिया, उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। वो ग्रह था प्लूटो। प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, किसी समय में ये भी आपका प्लेनेट होता था। इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। क्यों अलग किया बच्चों? देखिए, अलग तब किया जाता है जब वो दूसरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था। क्योंकि ग्रह बनने के लिए आपकी कुछ कंडीशंस है। अगर आप कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आप ग्रह नहीं बन पाओगे। तो प्लूटो ऐसी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा था जिससे वो ग्रह बन पाए। इसलिए क्या हुआ, जियोग्राफर्स ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, और ग्रह 9 से घटकर बच गए 8। तो आज वर्तमान समय में 8 ग्रह है। इतनी बात आपको क्लियर होती है? 8 ग्रह कौन कौन से, इनको देखते हैं। देखो, एक ट्रिक आपको दूंगा। मई वेरी इजी मेथड्स, my very easy methods just speeds up
नथिंग। मतलब जो मैं आपको इजी मेथड देने वाला हूँ, ये आपकी कोई स्पीड स्पून नहीं बनाएंगे, ये फालतू के मतलब ड्रामे है ना। तो मई का मतलब अगर मैं बात करूं तो मई से बनेगा मरकरी, वी से बनेगा वीनस, ई से बनेगा अर्थ, इसके बाद एम से बनेगा बच्चों मास, जे से बनेगा जुपिटर, आगे एस से सैटर्न, और यू से बनेगा यूरेनस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड नेपच्यून। तो ये बच्चों आपके 8 ग्रह, आपने 8 ग्रह याद करने के लिए मई वेरी इजी मेथड, जस्ट स्पीड्स अप नथिंग। तो ये 8 ग्रह हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये सीक्वेंस वाइज आपको मैंने बता दी। ये पहला ग्रह, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये सेंटर में बच्चों आपका सन। देखिए अब चलते हैं आगे, मैं थोड़ा बात करता हूं आपके साथ। देखिए सन क्या होता है, किस प्रकार का सिस्टम रहता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सन बना रहा हूँ, ये आपका सन, सन के बाद यहाँ पे एक प्लेनेट आएगा जिसको मैंने बोल दिया मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद आपकी अर्थ, अर्थ के बाद आपका मार्स। इस मार्स के बच्चों शायद बी सेंटर में आएगी आपके पास एक बेल्ट, जिस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड बेल्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? हिंदी में बोलेंगे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाद बच्चों आपको क्या दिखेगा? जुपिटर दिखेगा, जुपिटर। जुपिटर के बाद आपका एस मतलब सैटर्न दिखेगा, सैटर्न के बाद आपका यूरेनस दिखेगा, और लास्ट नेपच्यून दिखेगा। आपको क्या दिखा कि सन सबसे पहले आया, सन के बाद 4 प्लेनेट आए, फिर इन 4 प्लेनेट के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आई, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद बच्चों 4 प्लेनेट और आए, टोटल प्लेनेट 8 हो गए। अब देखना मुझे, अगर मैं आपके साथ कुछ एक बात करूं बच्चों, तो इन 4 ग्रहों में से एक ग्रह का पार्ट ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब मैं पूछता हूं आपसे कि इन दोनों हिस्सों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन सा हिस्सा सन के नजदीक है? तो बच्चों आप बोलोगे कि पार्ट 1। अगर पार्ट 1 सन के नजदीक है, इसीलिए ज्योग्राफर्स ने इन 4 प्लैनेट्स को नाम दिया बच्चों इनर प्लैनेट्स का। किसका नाम? इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह। और जो बाहर चले गए, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर चले गए, सन से दूर चले गए, इनको ज्योग्राफर्स ने नाम दिया आउटर प्लैनेट्स। क्या नाम दिया बच्चों? आउटर प्लैनेट्स, जिनको बोलेंगे हम बाहरी ग्रह। क्या बोलेंगे? बाहरी ग्रह। और अगर इसकी बात करें तो ये आंतरिक ग्रह। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है बच्चों। देखिए क्या कहा मैंने कि अगर कोई पूछ ले, प्रश्न आएगा आपके लिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है? और आपके ऑप्शन में दिया जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, और लास्ट वन इज नेपच्यून। आपसे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आता है, कौन सा इनर प्लेनेट है? तो बच्चों जुपिटर जो है आउटर प्लेनेट है, ये ऑप्शन कट हो गया। बी ऑप्शन सैटर्न, सैटर्न इज आल्सो आउटर प्लेनेट, तो बी ऑप्शन भी नहीं। अर्थ जो है बच्चों इनर प्लेनेट, मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, तो अर्थ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आ रही है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के कारण क्या किया, ज्योग्राफर्स ने प्लैनेट्स को 2 श्रेणियों में बांटा है। वो 2 श्रेणियां कौन सी? इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। अब मैं बात करूंगा बच्चों, ये जो इनर प्लैनेट होते हैं इनके पास मून, जिसे आप उपग्रह बोल सकते हैं, जैसे मून, ये मून जो होते हैं ये या तो ना के बराबर, या फिर अगर होंगे तो बड़े कम होंगे, मतलब इसका नंबर ऑफ मून जो होगा बड़ा कम होगा। दूसरी बात करें अगर आउटर प्लैनेट्स की, तो ये आउटर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होंगे बच्चों जिनके पास मूनों की संख्या, मून्स बड़े ज्यादा रहेंगे। जैसे जुपिटर के मून्स बड़ी संख्या में ज्यादा है, सैटर्न के सबसे ज्यादा है। तो इन बातों को अगर जब हम सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करने वाले। साथ ही साथ बच्चों जो आउटर प्लैनेट होते हैं, इन प्लैनेट्स के साथ ही साथ रिंग होती है। जैसे आपने जुपिटर को देखा तो जुपिटर में रिंग है, सैटर्न को देखिए रिंग है, नेपच्यून को देखोगे रिंग है, अगर आप यूरेनस को देखोगे तो रिंग मिलेगी आपको। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आगे, सन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर सौर परिवार को पढ़ना तो सबसे पहले सौर परिवार में सिर्फ एक तारा है, सौर परिवार में एक तारा और एक आपका 8 प्लेनेट है। सौर परिवार में जो एक तारा है उस तारे का नाम है सूर्य। और सूर्य के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा है। मतलब अगर प्रश्न आएगा, एमसीक्यू आएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो सूर्य जो रहेगा, सन जो रहेगा, उसका सही आंसर रहेगा। अब सन क्या है, तारा क्या, मैंने पहले बात की कि तारा जो भी होगा वो गैसों से मिलकर बनेगा। अगर गैसों से मिलकर बनेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ एज वेल एज लाइट प्रोड्यूस करेगा।
तो सन सूर्य क्या है, सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन बच्चों 71% एंड हीलियम की बात करें तो 26.5% और अदर गैसेस की अगर मैं बात करूं, अदर तत्वों की बात करूं तो 2.5% होगा। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलते हैं बच्चों। सूर्य का जो सेंटर है, इसके सेंटर में आपको 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलेंगे जिसको आप बोलोगे हीलियम न्यूक्लियस। अगर बात करें इसके केंद्र में परमाणु संलयन होता है, संलयन को आप बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बार सीजीएल का क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन सन में कहां होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा टेक्स प्लेस एट इट्स सेंटर। सूर्य के जो परमाणु संलयन है वो सूर्य के केंद्र में होता है। इतनी बात आपकी क्लियर होती है। विच प्रोड्यूसेस द सन एनर्जी, सन की एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करता है, इसका सन। क्योंकि क्यों मैंने बात की, अगर एक तारा है तो तारा क्या करेगा, तारे की दो प्रॉपर्टी है, एक ये हीट को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ बच्चों ये लाइट को भी प्रोड्यूस करेगा। तो कितने सारे एमसीक्यूज आपके लिए बने। पृथ्वी का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, वो रहेगा सन। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सन में कौन सी गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 71%, हीलियम कितने परसेंट है, 26.5%, अदर तत्व जो बताए मैंने 2.5%। संलयन, परमाणु संलयन कहां होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन सन के अंदर कहां होगा, सन के सेंटर पे होगा। तो ये बातें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि सूर्य के बारे में और कौन सी बात है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 8 मिनट 16 सेकंड। तो ये आपने नोट करने के बाद प्रश्न ये आ चुका है। सूर्य में काले धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते। देखो ये आपको सन दिख रहा हो, सन में ये आपको ब्लैक ब्लैक से जो होल दिख रहे हैं, ये क्या है, यहां से लाइट पास नहीं हो पाती, मतलब प्रकाश का उत्सर्जन जो है, लाइट एमिट यहां से नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पे उत्सर्जन नहीं हो पाता। तो ये प्रश्न भी सीजीएल में आ चुका है कि ये जो काले धब्बे पाए जाते हैं सन के अंदर, ये क्या है। तो उसमें ऑप्शन होएगा ए कि यहाँ से गैस नहीं निकलती, बी ऑप्शन यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। तो आपका आंसर क्या है कि यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे ब्लैक होल आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे, अब बात करेंगे हम सबसे पहले ग्रह की। सबसे पहला ग्रह जो सन के सबसे नजदीक है उसका नाम है मरकरी। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जिसको आप कहोगे वो है मरकरी, और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। तो एमसीक्यू बन गया आपके लिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मरकरी। मैंने आपको बात कही, मई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नथिंग। तो यहां से आप 8 ग्रहों को याद कर पाओगे, और जो आपका मरकरी है सन के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद आगे चले, अगर सन के सबसे नजदीक आप देखना, ये मैं अगर सन बना रहा हूं, इस सन के यहाँ पे आता है मरकरी। अब मरकरी की ये बन गई ऑर्बिट, इसके आगे अर्थ को बनाऊं या चलो वीनस को बना लेते हैं, वीनस की ऑर्बिट बना दी। तो देखो जैसे जैसे अर्थ से सॉरी प्लेनेट जो सन से दूर जाते जाएंगे उनकी ऑर्बिट भी बड़ी होती जाएगी, और अगर ऑर्बिट बड़ी होती जाएगी तो उनको सन का एक चक्कर लगाने में समय भी ज्यादा लगता जाएगा। तो जो ग्रह सबसे नजदीक रहेगा सन के, उसकी ऑर्बिट सबसे छोटी रहेगी और सबसे कम समय में सन का एक चक्कर पूरा कर लेगा। इसलिए मरकरी एक ऐसा ग्रह है बच्चों जो सन का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। वो सबसे कम समय कितना, 88 डेज। नोट करना, कौन सा ग्रह सबसे कम समय लगाएगा सन का एक चक्कर लगाने में, मरकरी। कितना टाइम लगाएगा, 88 डेज। नेक्स्ट बात करें, इस ग्रह पर दिन बहुत गर्म और रातें बहुत बर्फीली होती है। बात आपने याद रखना कि यहाँ पे दिन बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिलेंगे, रातें बहुत ज्यादा बर्फीली देखने को मिलेंगी। इस बात की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, जब अर्थ के बारे में आपको बताऊंगा तो अर्थ पे क्यों गर्म सर्द होता है वहां पे मैं इस चीज को अटैच कर दूंगा। आगे चले, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय केवल 88 दिन में पूरा करता है। मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। अब वायुमंडल क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी की मात्रा बहुत कम है, और जब ग्रेविटी कम होगी तो गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट सबसे कम करेगी। क्योंकि अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर होता क्या बच्चों, गैसेस का ग्रुप है, वहां पे बड़ी सारी गैसेस मिलकर बनेगी। अब ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी मतलब गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो एक लेयर बन जाती है प्लेनेट के अराउंड, जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे इतनी क्षमता है नहीं मरकरी के पास कि वो गैसेस को अट्रैक्ट कर पाए और एक एटमॉस्फेयर का निर्माण कर सके। इसलिए इस ग्रह पर वायुमंडल आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे अगर वायुमंडल नहीं है तो जीवन का संभव होना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ आगे बात करें, इस ग्रह का कोई उपग्रह, मैंने पहले बात कही कि जो इनर प्लेनेट रहेंगे, इनर प्लेनेट्स के पास सैटेलाइट्स जो होंगी वो नहीं होंगी, अगर होंगी तो बड़ी कम होंगी, ना के बराबर आप बोल सकते हो। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स है वहां पे नंबर ऑफ आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलनी है, इसलिए मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट मून नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं वीनस को। वीनस क्या है बच्चा, शुक्र किसे कहा जाता है। देखो ये दूसरा ग्रह है जो कि सौर मंडल से मतलब पहले पे आ गया मरकरी, सेकंड वन इज वीनस, शुक्र।
यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, अगर पूछा जाए पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में कि अर्थ के सबसे क्लोज ग्रह कौन सा है, तो शुक्र इसका सही आंसर रहेगा। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह भी कौन है बच्चों? सूर्य। अब आपके बीच एक प्रश्न आ सकता है कि बच्चों कि मरकरी जब सन के सबसे नजदीक था तो ये सबसे गर्म क्यों नहीं हुआ? वीनस ही क्यों सबसे गर्म हुआ? इसके पीछे के कारण। तो आपने एक बात इसके पीछे, चलो मैं आगे बताता हूं कि क्यों मरकरी नहीं हो पाया, वीनस सबसे गर्म क्यों हुआ, दूसरा ग्रह क्यों गर्म हुआ। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी आपके वीनस को कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी वीनस को कहा जाता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्य अस्त जो है वो पूर्व की तरफ होता है। बच्चों पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह, और 8 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करेंगे, जैसे ये सन है, जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारे चक्कर कैसे, अर्थ कैसे चक्कर लगाएगी, ये लगाती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, लेकिन ये क्या करेंगे, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसी वजह से इनका जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय वो उल्टा होगा। तो शुक्र ग्रह बाकी ग्रहों के विपरीत चलेगा, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा। इस वजह से इसका जो सूर्य उदय है वो हमें वेस्टर्न डायरेक्शन में और सूर्य अस्त जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस प्लेनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का नाम भी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे उल्टा कार्यभार है क्या, सन का जो आप, क्योंकि देखो बात ये है बच्चों, जो भी स्टडी की गई है वो अर्थ पे रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा की गई है, और व्यक्तियों के द्वारा की गई है, तो हम कोई भी जब स्टडी करते हैं तो अर्थ को मध्य नजर रख के करते हैं। अब अर्थ का जो सूर्योदय वो होता है ईस्ट से, सूर्य अस्त होता है वेस्ट से। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वीनस जो उल्टा चला हुआ, इस वजह से हमने उसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार का नाम भी दिया। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगर नेक्स्ट बात करें वीनस के बारे में, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है। अगर साइज की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो ये अर्थ के इक्वल है। इसको अर्थ की ट्विन प्लेनेट भी बोला जाता है, मतलब या तो आप इसको कुछ बोलते हैं पृथ्वी की बहन, कुछ पृथ्वी का जुड़वा भाई भी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है, तब भी शुक्र आएगा। अर्थ की सिस्टर किसे कहा जाता है, वो भी आपका शुक्र आएगा। मैं अगर बोल दो अर्थ का ब्रदर किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका शुक्र ही आएगा। इसके बाद आगे चले, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। देख लीजिए, मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं, वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं। जैसे जैसे प्लैनेट्स बाहर जाते जाएंगे उनके मून या उनके सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेनेट कंटेन 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन। इस प्लेनेट के पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में 95%, और नाइट्रोजन की बात करो तो 3.5%। तो यह ग्रह वायुमंडल है, इस ग्रह मतलब इस ग्रह पर वायुमंडल देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आगे बात करते हैं अपने ग्रह की, जो कि पृथ्वी। और पृथ्वी की अगर हम बात करें, अर्थ क्या है, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। देखिए 8 ग्रहों में से केवल एकमात्र ग्रह हमारी पृथ्वी है जहां पे जीवन है। पृथ्वी के विश्वत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग किलोमीटर का अंतर है। देखो विश्वत व्यास क्या होता है, एक होता है इक्वेटोरियल डिस्टेंस और एक होता है पोल्स का डिस्टेंस। ये आपका नॉर्थ पोल है बच्चों, और ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का अगर आप डिस्टेंस निकाल लो, और एक डिस्टेंस आप निकाल लो इक्वेटोरियल। अगर मैं बात करूं तो अर्थ जो है नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ी चपटी है, मतलब अंदर की ओर है। और अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल डिस्टेंस की, तो इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी बाहर को निकली हुई है। तो हमारा जो इक्वेटोरियल डिस्टेंस है बच्चों, और जो हमारा पोल्स का डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 43 किलोमीटर ज्यादा है। इसी वजह से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर बात करें, जब अर्थ के बारे में मैं चर्चा करूंगा, अर्थ की स्टडी बताऊंगा कि अर्थ पे किस प्रकार का एटमॉस्फेयर रहता है, किस प्रकार से रोटेशन होती है, कौन सी रेवोल्यूशन होती है, किस प्रकार से ऋतुएं आती है, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे कि अर्थ के झुके होने के कारण अर्थ पर क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। अर्थ पर अलग अलग प्रकार की, आपको नॉर्थ पोल पे अगर गर्मी पड़ रही है तो साउथ पोल पे आपको सर्दी देखने को मिलेगी। इसके पीछे की क्या वजह है, ये हमें बताएगा 23.5 डिग्री का इंक्लाइनेशन। ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आगे बात करूं, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है। मैंने पहले बात कही ये क्या घूमेगी, क्योंकि एक मैंने ग्रह बता दिया वीनस, जो क्या करता है बच्चों, ईस्ट से वेस्ट को घूमता है। बाकी एक ग्रह और है जो ईस्ट से वेस्ट को घूमेगा। बाकी 6 ग्रह बच्चों वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। अर्थ भी जो है वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो 27 किलोमीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में 27 किलोमीटर चलती है। और अगर मैं बात करूं अर्थ जो है सन का पूरा चक्कर लगाने में, तो 365 दिन लेती है। 365 डेज, 365 डेज।
ये भी हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से बनता है। आगे देखिए, अगर बात करें कि चक्कर अगर पूरा वैसे दिन का निर्माण किया जाए तो दिन का निर्माण कैसे होता है, देखो 23 एंड आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड। इस वजह से हमारा जो है, जैसे अर्थ बच्चों, अर्थ के दो प्रकार के मतलब मोशन होते हैं, कौन कौन से, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। एक है अर्थ का अपनी धुरी पर घूमना, मतलब अर्थ अपनी धुरी पे घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, वो तो ये एक चक्कर लगा लेती है इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। लेकिन अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे, ये भी अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आप दो प्रकार की मोशन से मैं आगे चर्चा करूंगा जब अर्थ के बारे में बताता हूँ। अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर 71% जो है बच्चों पानी है, मतलब 2/3 हिस्से पर जल है। इतनी बात आपकी क्लियर होती है। चलते हैं आगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, देखो मैंने बात की पहले दो प्लैनेट्स कौन कौन से, मरकरी एंड वीनस, इनके पास कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। लेकिन जैसे हम अर्थ के पास आए तो अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट भी दो टाइप की होती है, बताऊंगा मैं आगे। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की एक है और उसका नाम है मून, चंद्रमा। तो एक उपग्रह आ गया बच्चों। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, मैंने पीछे बताया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लेकिन लगभग आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 365 डेज और 6 आवर्स। इसी देखो, अगर 365 डेज लग रहे हैं और साथ ही साथ 6 घंटे लग रहे हैं, ये मतलब एक साल हो गया। मतलब एक साल के अंदर अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगाती है। और आप देखो ये 6 घंटे फालतू ले रही है, यही 6 घंटे जब 4 साल बाद आएंगे तो 6 चौके 24 घंटे बन जाएंगे। और यही 24 घंटे बचे, 24 घंटों का मतलब एक दिन। इसीलिए 4 सालों बाद एक दिन बढ़ता है जिसको आप लीप ईयर कहते हो। और उस साल में 366 दिन होते हैं, इसी वजह से होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन करता है। मैंने पहले बात कही कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, उसके झुकाव के कारण कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण वहां पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा अगर मैं बात करूं अर्थ का, वो है साइरस, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब सबसे चमकीला तारा अगर मैं बात करूं वो है तारा साइरस, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डॉग स्टार। और ये मतलब अर्थ से जो है 9 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे। देखो अब मैं कुछ आपके समक्ष बताना चाहूंगा। देखो जैसे मैं एक एक्लिप्स ले रहा हूं, एक्लिप्स ये एक शेप होती है। जैसे आपने सर्कल देखा हो तो सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसी शेप है जहां का एक सेंटर, एक केंद्र होता है। लेकिन एक्लिप्स एक ऐसी शेप है जहां पे आपको दो सेंटर देखने को मिलते हैं जिसको आप फोकस कहते हो, टू फोकस होते हैं इसमें। वो टू फोकस कहाँ है, एक फोकस ये आ गया बच्चों, एक फोकस ये आ गया। अब एक बंदा आया, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है केपलर। केपलर ने क्या लॉ दिया, केपलर बोलता है कि अगर एक एक्लिप्स है, उस एक्लिप्स के दो फोकस है तो उन दो फोकस में से एक फोकस को सन कैरी कर लेगा। अब सपोज ये दो फोकस है, यहाँ पे आ गया सन, ये मैंने आपका सन ले लिया, दूसरा फोकस यहां से निगलेक्ट हो गया, एक फोकस पे आ गया सन। अब अर्थ क्या कर रही है बच्चों, अराउंड घूम रही है, किसके, सन के। अब देखना अर्थ की मैं दो पोजीशन लूंगा, एक पोजीशन में यहां पे ले रहा हूं, एक पोजीशन में आपकी यहां ले रहा हूं। तो आपको नहीं लग रहा कि अर्थ एक समय पे सन से बड़ी दूर चली जा रही है और एक समय आ रहा है अर्थ जो है सन के बड़ी नजदीक पहुंच जा रही है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस में बोल सकता हूं किसके बीच, अर्थ और सन के बीच। और ये मैं मिनिमम डिस्टेंस बोलूंगा अर्थ और सन के बीच। मतलब अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये बदलता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता रहता है। इसलिए बदलता रहता है तो हमने इसको नाम दे दिया द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो हमारा औसत दूरी है, इसी को हम खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, मैंने बात की रही, जिसके कारण सूर्य की इससे दूरी जो है बदलती रहती है। हमने बात की यहाँ पे जो है सन जो था अर्थ से मैक्सिमम दूरी पे हो गया और यहाँ पे मिनिमम दूरी हो गया। तो देखो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहां पे सन जो है मैक्सिमम दूरी पे होता है अर्थ के साथ, वो है 4 जुलाई। 4 जुलाई को बच्चों ये वो डेट है जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। कितना डिस्टेंस होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं अर्थ और सन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जब अर्थ और सन में सबसे कम दूरी रहेगी, वो बच्चों रहेगी 3 जनवरी। और कितना, 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी
केपलर ने कौन से लॉ दिए मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने चर्चा दी पहले में कि केपलर ने क्या किया था, कैसे ग्रह घूमते हैं इस लॉ को केपलर ने दिया। और सौर प्रणाली की खोज किसने की, कोपरनिकस ने की, मैंने आप डिटेल में भी आपको बता दिया। आगे चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि एवरेज डिस्टेंस है किस किस के बीच का, अर्थ और सन के बीच का। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है, इसी वजह से एवरेज डिस्टेंस को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। आगे चलते हैं, अब अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जो कि लास्ट ग्रह किसका, इनर प्लैनेट्स का। इनर प्लैनेट्स में लास्ट ग्रह बच्चों आपका मार्स होता है, जिसको आप मंगल ग्रह कहते हो। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मंगल क्या है। देखो, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। प्रश्न आएगा कि मंगल का रंग लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसे लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका है। इस पे भी ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन यहाँ पे भी आते हैं, जैसे अर्थ पर सीजन आते हैं, मार्स पर भी सीजन आते हैं। अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये 25 डिग्री झुका हुआ है। ये बातें आपने क्लियर करनी है। प्रश्न आएगा कि अर्थ के समान निम्न में से किस ग्रह पर सीजन की फॉर्मेशन होती है, तो सही आंसर रहेगा मंगल। क्यों होती है, क्योंकि ये भी अर्थ की तरह झुका हुआ है, इंक्लाइन किया हुआ है इसने। आगे बात करें, इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती है। दो गैसें पाई जाएंगी, मतलब मार्स पे भी एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। कौन कौन सी गैसें वहां पे दिखती है, नाइट्रोजन एंड आर्गन। आगे चले, मार्स के बारे में बात करें, मार्स के पास 2 उपग्रह। देखो हमने देखा सबसे पहला उपग्रह कौन सा आया, आपका मरकरी आया, इसके पास 9 मून, मतलब 9 सैटेलाइट। अगला आया वीनस, कोई सैटेलाइट नहीं। अर्थ आई, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट आ गई। आगे आया मार्स, मार्स के पास 2 सैटेलाइट आ गई। ये इनर प्लैनेट आपके खत्म हो गए, क्योंकि बीच में आ गई एस्ट्रॉयड बेल्ट। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद आपके आएंगे आउटर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वहां पर आपके जो बोलते हैं सैटेलाइट्स की संख्या वो बढ़ती जाएगी। अब मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स, और 2 सैटेलाइट कौन सी, फोबोस एंड डिमोस। डिमोस जो है वो सबसे छोटी सैटेलाइट है बच्चों सोलर सिस्टम की। मतलब सोलर सिस्टम, सौर मंडल की अगर मैं बात करूं तो सौर मंडल की जो सबसे छोटा उपग्रह है तो वो है डिमोस। और डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है। अगर बात करें आगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे अर्थ की, तो अर्थ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय में है। ये माउंट एवरेस्ट मतलब आपकी अर्थ का, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है, जिसकी अगर हाइट की बात करूं तो 8048 मीटर आप बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 50 तक हो गई है, 8048। लेकिन इस सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत वो कहां पर है, वो बच्चों अर्थ पर नहीं, मार्स पर है। और उसकी हाइट आपके माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है, लगभग कितनी, 24,000 के करीब, 24,000 के करीब, मतलब 24,000 मीटर लगभग। जिसे आप देखो किलोमीटर में मापो तो 24 किलोमीटर आप मान लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 24,000 का बन गया 24 किलोमीटर। तो इतना बड़ा पर्वत, 24 किलोमीटर लंबा पर्वत कहाँ है, आपके मार्स पर है, जिसका नाम क्या बच्चों, निकस ओलंपिया। और अगर मैं बात करूं ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो भी आपके मंगल पर है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगर मैं बात करूं आगे, इससे आगे, तो आज के लिए तो इतना ही कि हमने आज देखा क्या, जो भी इनर प्लेनेट होते हैं उनके बारे में चर्चा की। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, बाहरी प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर 1। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बातें, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली हैं। इसी साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद एंड जय भारत।